आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। तो ये जो टॉपिक है विशेष तौर से मैंने इसको तैयार किया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर रिक्रूटमेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए, और जो अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं नेट समेत उनके लिए भी ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक भारतीय संसद। सबसे पहले हमें शुरुआत करते हैं संसद के अंग से। तो संसद के जो अंग हैं वो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी इन 3 अंगों से मिलकर के संसद बनती है। संसद के सदन पूछे जाएं तो संसद के सदन है वो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद के सदन कितने हैं? संसद के सदन 2 हैं, और संसद के अंग कितने हैं? तो अंग हैं वो 3 हैं, जिसको आज हमें राज्यसभा कहते हैं। यह 1954 से पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। 1954 में इसका जो नाम है वो राज्यसभा रखा गया था। अब हम शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले लोकसभा। एक बार अपन थोड़ा लोकसभा को लेते हैं। तो लोकसभा के जो पहले चुनाव हैं वो 9 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए। यानी 9 अक्टूबर 1951 से शुरू हुए और फरवरी 1952 तक 52 में ये पूरे हुए। तो अब देखो, इसमें यदि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि पहले लोकसभा के चुनाव कब हुए, तो इसका आंसर ये है कि पहले लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो फरवरी 1952 में संपन्न हुए थे, इसलिए इन चुनावों को 1952 के आम चुनाव ही कहा जाता है। तो यदि पहले आम चुनाव कब हुए, तो देश में पहले आम चुनाव है 1952 में हुए थे। फिर चुनावों के पश्चात अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ एवं 13 मई को पहली बैठक हुई। चुनावों के पश्चात अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। यानी फरवरी के बाद में अप्रैल में इसका गठन हो गया था लोकसभा का, लेकिन इसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। उसके यानी वो पहली लोकसभा थी, और वर्तमान में जो चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। यानी जो वर्तमान में दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो ये 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री हैं। यानी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। और आज की ये जो लोकसभा अब जो वर्तमान में चल रही है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में थोड़ा सा जो कन्फ्यूज है वो दूर करते हैं। तो देखो, लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हैं वो हैं 552। यानी कई बार लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 552 लिखी होती है, तो हम डाउट करते हैं कि वास्तव में 545 है या 552 या है कितनी। तो देखो, लोकसभा की जो अलग अलग डाउट्स हैं वो हम उसको दूर करते हैं। देखो, लोकसभा की सीटें हम कहीं लिखी हुई मिलती है हमें 552, कहीं मिलती है 550, कहीं मिलती है 545 प्लस 7, कई बार हमें देखने को मिलता है 543 प्लस 2, और कई बार हम देखते हैं 530 प्लस 20 प्लस 2। यानी इस तरह से हमें किताबों के अंतर्गत या कई बार कहीं देखने को मिलती है। तो इन संख्याओं के बारे में जो हमारा डाउट्स है उसको हमें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात है 552। तो 552 जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो अधिकतम हो सकती है। यानी इससे ज़्यादा लोकसभा में सदस्य संख्या नहीं हो सकती, ये तो अधिकतम है। फिर आता है 550। तो 550 जो सदस्य संख्या है, जब हम उसमें 2 सदस्य जब नहीं जोड़ते हैं, 2 सदस्य कौन से? जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। यदि वो सदस्य हम नहीं जोड़ते हैं तो जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 550 होती है। उसके बाद में आता है 545 प्लस 7 है। तो 545 प्लस 7 क्या है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या वो 545 है। प्लस 7 का मतलब है यानी कश्मीर का वह भाग जो आज पाकिस्तान के नियंत्रण में है। यानी जो 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था कश्मीर को लेकर के, तो उस युद्ध के अंतर्गत जो कश्मीर का जो कुछ भूभाग है उसको पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण में
ले लिया था। आज भी वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है और उसको हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो जब वो क्षेत्र भारत के अंतर्गत शामिल हो जाएगा तो उसको, तो हमारे जो सदस्य संख्या है वो भी 545 से बढ़ करके 552 हो जाएगी। तो 552 का जो ये जो रखा गया है टारगेट, वो इसलिए रखा गया है कि जब कभी वो क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है यदि वो भारत में मिलाया जाएगा तो भारत की जो सदस्य संख्या है वो 552 हो जाएगी। फिर आता है 543 + 2, यानी 543 तो निर्वाचित हैं और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। तो ये जो मनोनीत जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी इनको नियुक्त करने का पावर है वो राष्ट्रपति के पास में होता है, लेकिन राष्ट्रपति है वो इनको ऐसे ही यानी अपने विवेक से इनकी नियुक्ति नहीं करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही उनकी वो नियुक्ति करता है। लेकिन यदि हम पावर की बात करें, मनोनीत करने की जो शक्ति है 2 लोकसभा में, तो वो शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला हमारा संख्या आती है 530 + 20 + 2। तो ये क्या है, यानी 530 में जाते हैं राज्यों से और ये 20 है केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। इसलिए हमारे अधिकतम यदि इनका हमें योग करें तो वो 552 बैठता है। अब देखो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 530 हैं वो तो राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये जो 20 आगे जो केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए यानी इनमें से 13 ही निर्वाचित होते हैं, केवल 13 ही। 7 है उनको पेंडिंग रखा गया है, यानी 7 है इसमें कौन से हैं, यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर के जो क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है वो जब भारत में मिलेगा आगे भविष्य में तब वो 7 सीटें हैं वो इसमें और जुड़ जाएंगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों से वो 7 है ना वो इसमें से कम कर दी गई है, तो जब 13 सीट ना वो ही केवल केंद्र शासित प्रदेशों से जो MP हैं वो चुन करके आते हैं लोकसभा में और 2 हैं वो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। इसलिए यदि हम इसका योग करें तो 530 + 20 + 2 यानी 552 का आंकड़ा बैठता है। तो कहने का मतलब कि 530 राज्यों से वर्तमान में और जो 20 है इसमें से 7 हम कम करके और जो 13 सदस्य हैं वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे चुन करके आते हैं और 2 है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब आगे देखो, जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो अब हमें लोकसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन। उनको हमें एंग्लो इंडियन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको आंग्ल भारतीय। अब ये आंग्ल भारतीय होते कौन हैं, तो आंग्ल भारतीय का मतलब ये है कि यानी 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ऐसे समुदाय से ले जाते हैं, ऐसे परिवार से ले जाते हैं जिनके दादा या पिता वो तो अंग्रेज रहे हो और उनकी जो माता है वो भारतीय रही हो, यानी उनके दादा ने या पिता ने जो अंग्रेज हैं यानी और उन्होंने शादी है वो भारतीय महिला से की है, उनकी जो संतान है वो आंग्ल भारतीय में समुदाय में मानी जाती है। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लोकसभा है इसका जो विवरण है वो संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत हमें इसका विवरण मिलता है, यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 81 में 81 में। फिर इसमें देखो 2 और हैं, एक एंग्लो इंडियन। जब एंग्लो इंडियन की चर्चा ही है तो एंग्लो इंडियन है, इसका जो विवरण है वो हमें अनुच्छेद 81 में नहीं मिलता है, जब बल्कि इसके लिए एक अलग अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है, यानी अनुच्छेद 331 के अंतर्गत हमें एंग्लो इंडियन के बारे में इसके बारे में विवरण मिलता है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन में होते कौन हैं, यानी ये जो परिभाषा है ये हम कोई अपने विवेक से नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये जो परिभाषा है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत दी गई है। यानी एंग्लो इंडियन
कि जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 2 सीटें हैं, इसका उल्लेख कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 331 में। और इसकी जो परिभाषा है वो कहाँ दी गई है, तो वो दी गई है अनुच्छेद 366 में। अब हम थोड़ी सी राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी तुलना करने के लिए। तो यानी लोकसभा की सीटों के बारे में संविधान में अनुच्छेद है 81 और राज्यसभा के अंतर्गत जो विवरण है वो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। यानी लोकसभा की जो सीटें हैं उनका वर्णन 81 में और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका वर्णन 80 के अंतर्गत किया गया। अब राज्यसभा का जो पूरा विवरण है वो केवल संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, बाकी किसी दूसरे अनुच्छेद का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं उनका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 80(3) में। अब आगे बात ये आती है कि राज्यसभा के अंतर्गत जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो उसमें किन सदस्यों को शामिल करता है, वो कैसे सदस्यों को मनोनीत करता है। तो उसमें देखो ये केवल 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। इन 4 के अंतर्गत वो पारंगत होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में से राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्य मनोनीत करता है। यदि सवाल ऐसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति है वो संसद के अंतर्गत कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो जब कुल की बात आ जाए तो राष्ट्रपति है वो संसद के अंतर्गत कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति उसके लिए 4 क्षेत्रों में से मनोनीत करता है। अब यह नहीं कि 12 सदस्य है वो चारों को अलग अलग जैसे 3-3 यानी चारों में से लेता है, ये कोई जरूरी नहीं है। 12 सदस्य हैं वो साहित्य में भी आ सकते हैं, कला में भी आ सकते हैं, विज्ञान में भी आ सकते हैं और अकेले समाज सेवा भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर अपने। अब देखो अपन तुलना करते हैं थोड़ी सी लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा है उसको संसद का नाम निम्न सदन कहा गया है और यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा है वो जनता का निम्न सदन है और उच्च सदन है वो राज्यसभा को कहा गया है। यानी लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। यदि हम सीटों की बात करें तो राज्यसभा के अंदर लोकसभा के अंतर्गत जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो हो सकती है 552, राज्यसभा में हो सकती है अधिकतम 250। लोकसभा में जो वर्तमान सीटें वो है 545 और राज्यसभा में है 245। लोकसभा में कुल सीटों का जो आंकड़ा है वो है 543 प्लस 2 और राज्यसभा में है 233 प्लस 12। यानी 543 होते हैं निर्वाचित, 2 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत और राज्यसभा में 233 होते हैं निर्वाचित और 12 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। मनोनीत कौन होते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा? जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पारंगत होते हैं, वैसे क्षेत्रों में से राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब हम आगे बढ़ते हुए जो भारतीय संसद के अंतर्गत जो पहली लोकसभा थी, पहली लोकसभा के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली लोकसभा के अंतर्गत जो कुल सदस्यों की संख्या थी, कुल सीटें थी वो थी 489 और पहली लोकसभा के अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी थी वो सबसे आगे थी, यानी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था इसके अंतर्गत। और कांग्रेस के बाद में जो सेकंड नंबर पे जो पार्टी रही थी वो थी माकपा, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। यह रही थी सेकंड स्थान पर, जिसने 16 सीटें प्राप्त की थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये देखो बहुत ही महान व्यक्ति थे JV मावलंकर। यानी जैसा आपको ज्ञात होगा कि जैसे हमारे जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हुए तो
हुए थे तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यानी उस टाइम में जो संसद संविधान का निर्माण का काम भी चल रहा था और अंतरिम सरकार के रूप में संसद की तरफ से कार्यवाही भी चल रही थी। तो जब संसद की कार्यवाही चलती तब तो, या हम कह सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही चलती तब तो उस जो जो बैठक कार्यवाही है उसके अध्यक्ष होते जीवी मावलंकर, और जब संविधान सभा की बैठक होती तो उसके अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक बात यह है कि जो जीवी मावलंकर है, जो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अंतर्गत पारित नहीं हुआ था। तो एक तो आज तक के यदि हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये दो ऐसे हैं। कौन है? एक तो है जीवी मावलंकर और एक ये जीएमसी बालयोगी, जिन्होंने अपना जो कार्यकाल है यानी जो अपना पूरा जो टर्नओवर है वो पूरा नहीं किया था। कौन कौन है? एक तो जीवी मावलंकर और एक है जीएमसी बालयोगी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था और समय से पहले इनका एक्सपायर हो जाने के कारण ये मतलब अपना जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो अध्यक्ष के रूप में वो पूरा नहीं कर पाए। तो कई बार जोड़ा बना करके परीक्षा में पूछते हैं कि ऐसे कौन से ये लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ये दो अध्यक्ष हैं, जीवी मावलंकर और जीएमसी बालयोगी। ये दोनों हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। आगे बढ़ते हैं हमें ये जो बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो सदन के अंतर्गत है जो 544 सदस्य होते हैं उनको मैनेज करता है। भाई कहने का मतलब है कि जब पूरे देश से 545 सदस्य जो चुन करके आते हैं, इतनी बड़ी जो सदन के अंतर्गत जो क्राउड होती है, भीड़ होती है, उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए ऐसा कोई होना चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके, उनको मैनेज कर सके। इसलिए लोकसभा के अंतर्गत एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, एक अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है जो पूरे सदन को मैनेज करता है। तो ये 544 सदस्यों को मैनेज करता है, क्योंकि जो लोकसभा के अंतर्गत जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। अब जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति है वो सदन के अंतर्गत एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करता है। अब ये प्रोटेम स्पीकर यानी उस सदन के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, और करते कौन है? जो सबसे ज़्यादा जिसको अनुभव होता है और जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होता है। अब यदि हम दोनों में से यदि हम तुलना करें तो जो भाई तवज्जो किसकी दी जाए? जो ज़्यादा अनुभवी है उसको या जिसने ज़्यादा उम्र प्राप्त करी है उसको? तो हमारा जो वरीयता में वो रहेगा कि जिसने सबसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया हो उसको हम ज़्यादा मतलब सदन के अंदर उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर है यानी इसकी नियुक्ति किस लिए की गई है कि जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक सदन के सदस्यों को मैनेज करने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, और इसका ये अपने मतलब पद पर कब तक रहता है? जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, यानी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने तक ही इसको नियुक्त किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो भारत के जो एंग्लो इंडियन है, जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो हमारे सदन के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत पहले एंग्लो इंडियन चुने गए थे फ्रांक जे एंथोनी। ये भारत के सबसे पहले एंग्लो इंडियन थे। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में फिर से थोड़ी सी तुलना करते हैं ताकि थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो है 5 वर्ष। भले ही कोई सरकार चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अच्छा शासन क्यों ना चलाए, वो जो लोकसभा है वो 5 साल के बाद में उसका विघटन होना ही है। यानी 5 साल से ज़्यादा किसी भी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वह कभी भंग नहीं होता है।
यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना त्यागपत्र दे देते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता है। अब जब राज्यसभा यानी जब शुरू के अंतर्गत जब राज्यसभा का गठन हुआ था, तब एक साथ जब सारे सदस्यों को नियुक्त किया गया राज्यसभा के अंतर्गत, तो हम कहेंगे कि भाई जब एक साथ नियुक्त किया गया तो अब यदि ये तो मतलब प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य हट जाते हैं, तो फिर राज्यसभा के अंतर्गत ये जो सदस्यों का जो इस तरह से ये जो सिस्टम है इसको किस प्रकार से मैनेज किया गया। तो विद्यार्थियों, इसको मैनेज इस तरह से किया गया कि जब 1952 के अंतर्गत राज्यसभा के अंतर्गत पूरे देश से सदस्यों को चुन करके राज्यसभा में भेजा गया। उसके बाद में 1954 के अंतर्गत यानी लॉटरी सिस्टम से 1/3 सदस्य है ना वो राज्यसभा से हट गए। यानी पूरे सदस्यों की जो एक पर्ची बना करके लॉटरी निकल गई और लॉटरी में 1/3 सदस्यों का नाम चुना गया। जितने सदस्य आ गए उनको पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद में 1956 के अंतर्गत जो फिर जितने सदस्यों को हटाना था, 1/3 सदस्यों के लिए दोबारा से लॉटरी सिस्टम निकाला गया और उनको फिर त्यागपत्र अपने पद से देना पड़ा। उसके बाद में जब 1958 के अंतर्गत प्रति 2 वर्ष तो 58 के अंतर्गत लॉटरी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि 1952 के अंतर्गत जो सदस्य चुने गए थे 1958 के अंतर्गत उनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष का पूरा हो गया था। तो राज्यसभा के सदस्यों को यानी पद से हटाने के लिए जो लॉटरी सिस्टम है इसका 2 बार प्रयोग किया गया था, 1954 में और 1956 में। अब हम आगे बढ़ते हैं, लोक त्यागपत्र की बात करते हैं हम। लोकसभा के अंतर्गत 2 होते हैं, और एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जब अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वो किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष जब अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वो देता है अध्यक्ष को। यानी लोकसभा में होता क्या है, अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को त्यागपत्र। जैसे मान लीजिए कि वो अपने पद पर काम करना नहीं चाहते या किसी कारण से वो अपने पद से हटना चाहते हैं, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। अब देखो हम आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सभापति, और लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी एक ही उपसभापति होता है, यानी एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो जो सभापति है होता कौन है? सभापति यानी उपराष्ट्रपति है वो राज्य का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति है वो राज्य का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति इसलिए कहा गया कि पदेन यानी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो पहले से ही अपने पद पर होता है और उसी को राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखने की यह बात है कि जो राज्यसभा का सभापति है वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता है, बल्कि राज्यसभा का सभापति जो कि कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यानी राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है और वो अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष की होती है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होती है। ये भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ी सीटों की बात करते हैं। तो विद्यार्थी, मैंने इसमें जो जितने भी राज्य हैं सभी की सीटें नहीं ली है। आप सीटों का अध्ययन है वो या तो नेट पे या आपको कहीं भी किताबों में, बुक्स में मिल जाएगा। मैंने इसमें मुख्य मुख्य राज्य लिए हैं। जैसे लोकसभा के यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंतर्गत जो सबसे अधिक सीटें हैं वो किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की। यानी उत्तर प्रदेश की लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत सबसे अधिक सीटें, क्योंकि इनका जो लोकसभा और राज्यसभा जो सीटें निर्धारित की गई है वो की गई हैं उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है और जहाँ पर
उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक होती है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की 31। मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11, तेलंगाना में 17, राज्यसभा में 7, आंध्र प्रदेश में 25, राज्यसभा में 11, राजस्थान में 25 और 10, गुजरात में 26 और 11 और कर्नाटक में 28 और 12। लोकसभा के जो पिछले चुनाव हुए थे वो हुए थे 11 अप्रैल 2019 से लेकर के 19 मई 2019 तक। ये अपने जो ये 17वीं लोकसभा है उसके लिए चुनाव हुए थे। अब विद्यार्थियों आगे आता है कि भाई संसद है उसके 3 सत्र होते हैं, यानी लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ये अपने लोकसभा के सत्र हैं। यानी एक तो होता है बजट अधिवेशन, एक होता है मानसून अधिवेशन और एक होता है शीतकालीन अधिवेशन। यानी संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सदन होते हैं। बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। बजट अधिवेशन होता है उसका जो समय होता है वो फरवरी मार्च, मानसून अधिवेशन होता है उसका जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन उसका समय होता है नवंबर से दिसंबर। लोकसभा के जैसे 3 सत्र होते हैं, राज्यसभा के 4 अधिवेशन होते हैं। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उसकी हम बात कर चुके हैं ऊपर, कौन थे? जी.बी. मावलंकर। और लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अनंत शयनम अयंगर। ये प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। फिर यदि लोकसभा की कार्रवाई के लिए जो सदस्यों की जो गणपूर्ति है वो कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की कार्रवाई के लिए जो कम से कम सदस्य होने चाहिए वो होने चाहिए 1/3, यानी 1/3 सदस्य सदन की कार्यवाही के लिए जरूरी होते हैं। एक जो धन विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है, यानी राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं होता है, और धन विधेयक है उसको पारित होने से राज्यसभा रोक भी नहीं सकती। यानी धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा है उसको धन विधेयक को 14 दिन के अंतर्गत उसको पारित करना ही पड़ता है। यदि 14 दिन में उसको पारित नहीं करती है तो राज्यसभा के द्वारा वो ऑटोमेटिक ही पारित हुआ मान लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो लोकसभा है धन विधेयक के मामले में लोकसभा को मतलब यह शक्ति प्राप्त है, यानी उसका पूरा नियंत्रण है, और धन विधेयक है उसको राज्यसभा पारित होने से रोक भी नहीं सकती, उसमें केवल देरी कर सकती है, और वो कितने दिन की? 14 दिन की। इसके अलावा जो राज्यसभा है उसको एक देखो यह शक्ति प्राप्त है कि वो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, यानी संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत वो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। आगे है दोनों सदनों में यदि गतिरोध पैदा हो जाए, मान लीजिए कि ऐसा कोई मामला है, ऐसे मामले पर कोई बहस शुरू हो गई है जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस है या गतिरोध है, तो ऐसा होने पर राष्ट्रपति है वो लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है, और उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यदि गतिरोध पैदा हो जाए तो उसकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, और उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो विद्यार्थियों, संसद से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसमें लगभग उन सारे जो उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। फिर भी जो कुछ बातें रह गई है उनको हम यदि जैसे दूसरे टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री, तो उनके अंतर्गत जो रही सही जो बातें हैं वो भी हम आगे दूसरी क्लास में के अंतर्गत दूसरे चैप्टर में हमें ले लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।